हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम डिस्कस करेंगे कैश बुक पे। इन रिसेंट डेज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है बैंक कॉलम कैश बुक, और पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया है लेजर पोस्टिंग। दैट मीन्स हम कैश बुक तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हमें कहा जाएगा और हम बनाएंगे साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ अगर वो हमें कहता है कि लेजर भी बनाओ तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। ट्रिक पहले दिन से हमारा यही है कि हम ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और ट्रांजैक्शन को पढ़ के उसकी एंट्री पास करेंगे। ओके, अब डेवलपमेंट हमने ये किया है कि एंट्रीज को आजकल हम मन में बोलते हैं, एंट्रीज को 1 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए दिमाग में होल्ड करते हैं और फिर उसे प्लेस करते हैं। इफ़ वी आर आस्क्ड ओनली कैश बुक, अगर हमें केवल कैश बुक कही गई है तो हम उसे केवल कैश बुक पे प्लेस करेंगे, लेकिन अगर हमें कैश बुक के साथ साथ लेजर पोस्ट करने के लिए भी कहा गया है तो अब हम उसे वहाँ पे भी पोस्ट करेंगे। ये सब कैसे होगा, 2 क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन 19th, प्रिपेयर बैंक कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक बनानी है, बैंक कॉलम होना चाहिए, ऐसा साफ डिमांडेड है। ऑल्सो पोस्ट इट इनटू लेजर, तो यहाँ पे ये खाली बोल देता ऑल्सो पोस्ट इट या बोल देता प्रिपेयर लेजर, तो ये तो अंडरस्टूड है कि लेजर में ही पोस्टिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस इज गिवन, तो आप वहाँ गए और आपने परफॉर्मा तैयार किया बैंक कॉलम कैश बुक। सबसे पहले आपने बैंक कॉलम कैश बुक लिखनी है। इसमें जो आपकी अमाउंट वाली कॉलम होती है, बाकी कॉलम देखो आपको पता है, और मैंने हमेशा ही उस पर परफॉर्मा पे इतना ध्यान नहीं दिया, फॉर्मेट इतने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपने को पहले मेन चीज़ें करनी आनी चाहिए। और परफॉर्मा वगैरह लेकिन बनाना एग्जाम में तो सही है। तो कैश बैंक लिख दिया, ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैश बैलेंस होता है ओपनिंग या बैंक बैलेंस होता है ओपनिंग, ये हमारे असेट होते हैं और असेट होने के नाते इनका डीआर नेचर होता है, टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा, जो भी डेट रहेगा। 15,000 रुपये कैश बैलेंस और 12,000 का बैंक बैलेंस। ठीक है, अब लिखा है कैश सेल, हमने माल बेचा, सेल्स सीआर, कैश डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू सेल। ध्यान से सुनिए, कैश अकाउंट डीआर, तो आपने लोकेशन समझ ली, तो हम यहाँ पे जल्द जाओ और जाके लिख दो टू सेल, और यहाँ ने आपने लिख दिया 5,000। और अब ये तो किया, तो मतलब आपने केवल कैश बुक बनाया। एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, तो आपको सेल अकाउंट भी बनाना है अब से, और सेल के लिए सीआर में जाना है और सीआर में जाके लिखना है बाय कैश। ठीक है, तो अभी जो मैं चाह रहा हूं आपसे वो ये है कि आप एंट्री को मन में सोचें और मन में सोच के उसे दोनों जगह पोस्ट करें। फिर भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं अभी भी, तो फिर एंट्री को आप लिख कर पोस्ट करें। जैसे सेकंड ट्रांजेक्शन आया, गुड सोल्ड, माल बेचा, एंड चेक रिसीव। अब इन्होंने बताया नहीं कि चेक मिलने के बाद इन्होंने बैंक में सेम डे डाला या नहीं डाला। मैंने इसे नीचे ट्रांजेक्शन देखे तो नीचे इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने सामान बेचा, हमें चेक मिला, चेक हमने बैंक में डाल दिया और हमारा बैंक बैलेंस गया ऊपर। एंट्री बनेगी बैंक टू सेल। अब इस एंट्री में हमारे मतलब का कौन है, बैंक, लोकेशन डीआर, गो टू डीआर साइट। ठीक है, टू सेल्स। हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फर्स्ट आप जर्नल के लेक्चर्स और लेजर के लेक्चर्स जिन पे वीडियोस बने हुए हैं उनको अच्छे से देख के आइए। और इसके बाद सेल्स है जिसका सीआर नेचर है, तो आप सीआर नेचर में जाके इसे पोस्ट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज गुड सोल्ड टू हरी। अब के बाद हमने हरी को सामान बेचा, हरी इज द रिसीवर, हरी टू सेल। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो या रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद हो, हमने हरी को सामान बेचा, हरी बिकम्स डेटर, हरी हमारा डेटर है,
तो हरी डेबिट टू सेल। उससे भी अच्छी बात यह है कि ये एंट्री कैश बुक के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए कैश या बैंक का डीआर सीआर होना ज़रूरी है। इस एंट्री में कैश और बैंक नहीं है। ये एंट्री यहाँ क्वालिफाई नहीं करेगी। इट डजेंट मीन कि ये लेजर में नहीं जाएगी, ये लेजर में तो जाएगी। यहाँ मैंने हरी का अकाउंट बनाया और हरी के अकाउंट में डीआर साइड में जाके आई रोट टू सेल्स। ओके, एंड जो सेल है एक बार फिर क्रेडिट हुआ, फिर एक बार क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय हरी। बातों बातों में आपको 3 बातें और पता चलनी चाहिए। वो ये कि जैसे हमने यहाँ पे पहले पॉइंट में सेल किया और सामने वाले से कैश लिया, हमने दूसरी बार भी सेल किया और सामने वाले से हमने चेक लिया, और तीसरी बार भी हमने सेल किया, लेकिन अब के बाद सेल उधार पे है। तो सेल से रिलेटेड जनरली ट्रांजेक्शन 3 तरह से होते हैं और इस तरह से होते हैं। और कॉमन क्या है कि सेल्स हमेशा सीआर होगा। आप देखो, आपकी पहली एंट्री ऐसे बनी थी, कैश डीआर टू सेल। तो जब भी सेल होगी, वन थिंग इज वेरी श्योर कि सेल सीआर होगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, इट डिपेंड्स ऑन हमें पैसा मिला या नहीं मिला या मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज 4th पॉइंट, चेक रिसीव फ्रॉम हरी। हमें हरी से चेक मिला और हमेशा की तरह इसने हमें डाउट में छोड़ दिया कि ये चेक बैंक में गया कि नहीं गया। तो हमें हरी से चेक मिला, ये है समाचार। थोड़ी देर बाद सैलरी के बारे में लिखा है और चौथे के साथ आप छठे पॉइंट को कनेक्ट करो तो यहाँ लिखा है हरी का चेक बैंक में जमा कराया। यानी 4 या चौथे पॉइंट में चेक मिला, वो चेक हमारे हाथ में रह गया। चौथे पॉइंट में हमें चेक मिला और वो हमारे हाथ में रह गया। चेक इन हैंड टू हरी। जिन्हें आता है अब वो थोड़ा बोर हो रहे होंगे, बट मुझे अभी समझाने दीजिए। चेक इन हैंड टू हरी। अब इस एंट्री, ये एंट्री भी यहाँ के लिए क्वालिफाई नहीं करती। मैंने यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट बनाया और चेक इन हैंड में जाके लिखा बेटा जी टू हरी। चेक इन हैंड में लिखा मैंने टू हरी। ठीक है बेटा। और ये जो हरी का अकाउंट है, ठीक है, थोड़ा इसको दूर कर देते हैं, ये चेक इन हैंड को, चेक इन हैंड टू हरी। ठीक है, हाँ। और मैं बता रहा था आपको, ये हरी का अकाउंट है और ये क्रेडिट हुआ तो हम क्रेडिट में जाके पोस्ट करेंगे बाय चेक इन हैंड। एंट्री आने के बाद पोस्ट करना बहुत ही आसान होता है, इस बात को मानिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एंट्रीज करना बहुत सरल होता है। कभी कोई बच्चा बोलता है सर मुझे एंट्री समझ नहीं आती, तो आप सोचो आप क्या कह रहे हैं कि एक बच्चा जो 11th में आ चुका है, 10th बोर्ड और कहीं कहीं तो 8th बोर्ड और 10th बोर्ड क्रैक करने के बाद ही सेइंग दैट कि मुझे सिंपल रूल्स नहीं बोलने आ रहे, तो ये सच में आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर एक बहुत छोटी एंट्रीज में आके आप कहते हैं कि यार मुझे नहीं आ रहा, तो फिर आप खुद के लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। आपको आती होगी, अगर आपको आती है तो मत सुनिए मुझे, बट अगर आपको एंट्रीज नहीं आती तो आप खुद को बोलो यार क्या कर रहा है तू। इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस मैथ्स के, साइंस के, एसटी के, वो हम निपटा देते थे, और अब हम एक छोटा सा लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते कि कौन डीआर होगा कौन सीआर होगा। और फिर अगर वो लॉजिक इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो पोस्ट नहीं कर पाते कि कहाँ कहाँ पोस्ट होगा, कहाँ कहाँ हिट करेगा। थिंक दैट। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड थ्रू चेक। हमने सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी डीआर होता है, एंट्री बनेगा सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक। तो ये तो मैंने लिखा सैलरी, और सैलरी में तो आ गया बेटा टू बैंक, और ये 5000 है। और बैंक सीआर में हुआ तो अपने को सीआर साइड में जाके सैलरी लिखना है, सीआर साइड में जाके सैलरी लिखना है। ओके। नेक्स्ट, हरीज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो हमें चेक मिला था वो चेक हमने बैंक में डाल दिया, तो बैंक आएगा ऊपर और चेक इन हैंड आएगा नीचे। कि सर बोर हो रहे हैं हम तो,
अब है क्वेश्चन तो सुनना तो पड़ेगा। बैंक में जब हमने चेक डाला तो बैंक बैलेंस गया ऊपर, तो डीआर साइड में तो पोस्ट करेंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। ये चेक आपने जब भी डाला है ये छठे पॉइंट में है, और चेक इन हैंड अकाउंट में आपको जाना पड़ेगा और बाय बैंक। ऐसे ही मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चेक इन हैंड अकाउंट होता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट लाइफ वाला अकाउंट होता है, बहुत ही छोटी लाइफ वाला अकाउंट होता है। रीज़न भी आप जानते हैं कि आपको चेक मिलेगा, एक आध दिन आपके हाथ में रहेगा और एक आध दिन बाद तो आप उसे बैंक में डाल ही दोगे ना। आप चेक को अपने पास रख के क्या करोगे, क्योंकि जब तक आप उसे बैंक में डालोगे नहीं आपके खाते में पैसे जमा नहीं होंगे। तो खैर मैं ये समझाना चाह रहा था, बैंक डीआर हुआ तो एक तो इधर पोस्ट किया अपन ने और एक चेक इन हैंड अकाउंट में जाके पोस्ट किया। आगे सुनते हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। विड्रॉ मत करना मतलब निकालना। आप कभी पासबुक देखेंगे ना, बैंक से मिलती है पासबुक, रहती हमारे पास है, पर उसमें एंट्री कराने के लिए हमें बैंक में जाना पड़ता है। तो पासबुक में दो कॉलम होते हैं, एक होता है डिपॉजिट कॉलम जो बताता है कि आपने कितने कितने जमा कराए, एक होता है विड्रॉल कॉलम जो आप बताता है कि आपने कब कब विड्रॉ किए। तो आपने विड्रॉ किए जिसकी एंट्री होती है कैश डीआर टू बैंक। ठीक है, लॉजिक कैश कम्स, बैंक इज द गिवर एंड द लॉजिक इज ऑल्सो कैश असेट है और असेट इंक्रीज, कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक वाला असेट डिक्रीज हो रहा है। और कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी क्योंकि कैश हमारा दोस्त है, डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में जाके टू बैंक हम लिखने वाले हैं, टू बैंक हम लिखने वाले हैं। ये 2000 रुपया है, यहाँ कॉन्ट्रा पोस्ट करना है। और ये जो बैंक है जो कि सीआर में है, तो सीआर में जाना है और बाय कैश लिखना है। यहाँ कैश लिख के फिर अमाउंट आपको बैंक में लिखना है। अब आप देखो कि इस एंट्री की क्या लेजर पोस्टिंग हुई। आप रोक के सोचिए कि क्या इस एंट्री को लेजर पोस्ट किया या इससे पहले मैंने लिखा था बैंक टू चेक इन हैंड, तो इसकी लेजर पोस्टिंग हमने की ना, हमने बैंक में भी एंट्री की और हमने चेक इन हैंड में भी जाके पोस्ट किया। लेकिन इस एंट्री के दोनों एस्पेक्ट आमने सामने ही पोस्ट हो गए, इस एंट्री के दोनों एस्पेक्ट आमने सामने ही पोस्ट हो गए, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दोनों एस्पेक्ट पोस्टेड। सो हो गया है। इसलिए आपको यहाँ बोलना पड़ता है रेफरेंस के तौर पे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज हरी का चेक डिसऑनर हो गया। बस इसी बात की कमी रह गई थी, हरी का चेक डिसऑनर हो गया था। तो हमने थोड़ी देर पहले बैंक को डीआर किया अज्यूमिंग दैट कि हमारा बैलेंस ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि बैंक से एक इंफॉर्मेशन आई, एडवाइस आई, एडवाइस इंफॉर्मेशन को भी बोलते हैं, स्पेलिंग अलग होता है। तो बैंक ने बताया कि भाई वो चेक तो डिसऑनर हो गया और आप हरी से बात करो। तो मेरा बैंक बैलेंस गया नीचे और मैं करूँगा हरी से बात, एंट्री हो जाएगी हरी टू बैंक। तो एक तो मुझे हरी अकाउंट में जाना पड़ेगा और वापस से इसके अकाउंट में मैं 10,000 रुपये लिख दूंगा। ठीक है, आप कभी अकाउंट समझेंगे ना तो इस तरह से अकाउंट होता है कि पहले हमने हरी के अकाउंट में पैसा लिखा कि भाई तेरे पे मांगते हैं, फिर उससे चेक मिला तो उसके खाते में पैसे जमा हो गए, पहले उसके नाम पैसे चढ़ाए और फिर उसके खाते में जमा हो गए, फिर उसने धोखा किया तो वापस हमने पैसे उसके खाते में नाम चढ़ा दिए। हिंदी में नाम बोलते हैं ना, अंग्रेजी में डेबिट बोलते हैं। हमने पैसे उसके नाम चढ़ा दिए, हरी टू बैंक, और आपको बैंक में जाना है और सीआर में जाना है। यहाँ पे हरी लिखना है और ब्रैकेट में डिसऑनर जरूर से लिखना है। ठीक है, अमाउंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हरी वाला चेक ही चल रहा है। एक ही चेक ने इस क्वेश्चन में मुसीबत कर रखी है, या एक ही बंदे ने, नाम है हरी, पहले हमने सेल किया, फिर चेक मिला, फिर वो बैंक में जमा कराया, साला वो भी डिसऑनर हो गया। इसके बाद लो भाई एक और कांड हो गया, हरी बिकेम इंसॉल्वेंट। हरी इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, एंड कुड पे, और दे पाया ओनली 40 पैसा इन अ रुपी, आउट ऑफ अ रुपी ही कुड पे ओनली 40 पैसा। तो जब मैंने उसको हरी को बोला ना भाई तू पैसे दे, ऐसे क्या करता है, तो उसने केवल हमें 40% दिया, 40 आउट ऑफ 100। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं,
उसने हमें केवल 40 पैसे दिए, मतलब 40% ही वांट्स टू पे, 4000 रुपया। अब अगर आप इसकी एंट्री बनाएंगे ना बेटा जी, तो कैश होगा DR, बैड डेट्स होगा DR टू हरी। तो कैश बैड डेट्स टू हरी 4000, 6000 और 10,000। अगर हम केवल कैश बुक बना रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे कैश बुक पूछा जाता है, तो हम कैश बुक में जाते, DR साइड में जाते और DR साइड में जाके लिखते टू हरी और 4000 लिख देते, याद रख के कैश वाले कॉलम में लिख देते। लेकिन अब हम जब लेजर बना ही रहे हैं तो बैड डेट्स अकाउंट भी बनेगा, ये बैड डेट्स अकाउंट बनेगा और बैड डेट्स के यहाँ आएगा टू हरी। ठीक है, मैं एक और चैप्टर को कनेक्ट करूं, देखो एंट्री में बैड डेट्स क्या होता है DR, तो लेजर पोस्ट किस तरफ होता है DR, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में भी उसकी पोजीशन क्या रहती है DR। जो जन्म से DR है, जैसे बैड डेट्स लॉस है और लॉस DR होते हैं, एंट्री में जो DR होता है वो लेजर में भी DR होता है और फिर वो ट्रायल बैलेंस में भी DR पे रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए कनेक्टेड है चीज़ें, कैश बैड डेट्स। और रहा बाकी हरी, ये अब हरी आ गया बाय कैश। ठीक है, ऐसे एक बात और बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे केवल बाय कैश लिखूँ ना, तो इसके अकाउंट में 6000 बैलेंस दिखेगा, हमें ये लगेगा कि 10 में से 4 आ गए, 6000 बाकी हैं। लेकिन अब 6000 बाकी नहीं है, वो डूब गए हैं, वो डूब गए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ बैड डेट्स लिखना पड़ेगा। बड़े ही भारी मन से अपन यहाँ बैड डेट्स लिख के उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे, क्योंकि वो 6000 देने वाला नहीं है। ही नाउ बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होना आसान नहीं है, लंबा प्रोसेस है, कोर्ट में जाना पड़ता है और वहाँ जाके हाथ खड़े करने होते हैं कि मैं पैसे नहीं दे सकता। ओके, लास्ट में आपने एज एन अकाउंटेंट टोटल लगाना है 15, 20, 22, 4, 26। मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा, अभी भी और रियल लाइफ में भी आप अकाउंट्स करें तो आप समझेंगे ये क्या है। 15,000 का मेरे पास बैलेंस था, 5,000 सेल्स से आया, 2,000 हमने बैंक से विड्रॉ किया और 4,000 हम हरी से ले पाए, इसलिए हमारे पास 26,000 हुआ। इससे आप एक बार देखेंगे ना, एक तरह से क्वेश्चन एक तरह से स्कैन हो जाएगा, आपका आंसर स्कैन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD। जब भी सीज़न का एंड होगा तो यहाँ बाय बैलेंस CD आ जाएगा और मैं फिर कहूँगा कि ये किस तरह का बैलेंस है, तो बेटा ये DR बैलेंस है। ठीक है, आप एक वीडियो सुनते हैं, जनरली एक बार सुनते हैं, पर मैं कहूँगा कि एक आध दिन बाद आप फिर से सुन लीजिए अगर, तो उससे आपको कोई बात छूट जाती है ना, तो वो ध्यान से समझ में आती है। ठीक है, 26,000। इसी तरह से ये बैंक है, 12,000 पहले थे, 8,000 सेल्स से आए और 10,000 का चेक जमा कराया, तो यहाँ 30,000 हो गया और यहाँ पे 17,000 का जोड़ हो रहा है, 17,000 का जोड़, तो यहाँ पे 13,000 बचता है। तो आज के दिन इसे कहा जाएगा कैश बैलेंस और इसे कहा जाता है बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। और ये जो बाय बैलेंस CD होते हैं, अगले सीज़न में ये टू बैलेंस BD बन जाते हैं। इनका जब पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है, तो ये यहाँ से उड़ के इस तरफ आ जाते हैं। चलिए, हो गए। एक और क्वेश्चन कैश बुक पे सॉरी, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ 2 कॉलम कैश बुक एंड फाइंड आउट द कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इसने जता दिया कि आप एंटर कीजिए इन ट्रांजेक्शन को, जो भी बिजनेस में होते हैं ना सौदे, वो ट्रांजेक्शन होते हैं और उन ट्रांजेक्शन्स के जो नतीजे होते हैं उसको बोलते हैं इवेंट। एग्जाम्पल, परचेज करना ट्रांजेक्शन, सेल करना ट्रांजेक्शन, और गुड्स का बच जाना इवेंट, इनकम होना, एक्सपेंस होना और फिर उसका रिजल्ट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? इवेंट। तो अकाउंटेंसी में आप हमेशा याद रखिएगा कि हम ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करना है? इन्होंने कहा कैश बुक बनाइएगा और पता कीजिए कैश और बैंक बैलेंस। ठीक है, आप चाहते तो ओरल भी जोड़ सकते थे। ये 20,000 बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बिजनेस में आया, फिर हमने गुड सेल किया तो 40 रुपया हमारे पास आया।
लेकिन ये कोई मैकेनिकल तरीका नहीं हुआ, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं हुआ। साइंटिफिक तरीका ये है कि आप एक कैश बुक बना लें, वही आप सीखते हैं। एंड पोस्ट डैम टू रिलेटेड लेजर अकाउंट। तो आज एक और बस अपनी ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है जिसमें अपन लेजर पोस्ट भी करेंगे, क्योंकि लेजर पोस्टिंग का ना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हॉट फेवरेट एंट्री, सबसे ज़्यादा पूछी या बताई जाने वाली एंट्री होती है जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है। बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये एक बंदा, इसने ये दुकान शुरू की, अपने घर से पैसा लगाया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैश गया, दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आया। एंट्री बनती है कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट DR। ये मैंने सीधा ही कैश बुक बना दी बगैर ज़्यादा लिखे। ये कैश और बैंक के मैंने कॉलम बना दिए। एंट्री क्या है मेरी, कैश अकाउंट DR। इतना सुनते ही मैं DR की तरफ चला गया और टू कैपिटल लिख दिया और यहाँ पे 20,000 मैंने कैश में लिखा। अब जब मुझसे लेजर चाहा जाता है तो मैं साथ का साथ कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा, यानी जो रिलेटेड अकाउंट है वो भी बनाऊंगा। इसने कहा ना एंड पोस्ट देम टू रिलेटेड लेजर अकाउंट, तो एंट्री क्या बनी, कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल में आ गया बाय कैश। ठीक है बेटा, चलो ये 20,000 हो गया। नेक्स्ट, ओपनड करंट अकाउंट विद SBI। बहुत ही अच्छा पॉइंट। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक करंट खाता खोला। तो जनरली जो व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो करंट अकाउंट ही खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट भी बैंक में खुलता है, पर सेविंग अकाउंट में थोड़े से ट्रांजेक्शन्स की लिमिट होती है कि आप महीने में इतने ट्रांजेक्शन्स ही कर सकते हैं, नहीं तो फिर चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो जितने भी जो ट्रेडर होते हैं वो करंट अकाउंट ही ओपन करते हैं, वही करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आपका कैश गया, अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो कैश थोड़ा बहुत दोगे। तो एंट्री बेटा जी इस तरह से बन गई, बैंक अकाउंट DR टू कैश। कि सर करंट अकाउंट लिख दें, करंट अकाउंट DR टू कैश। अब करंट अकाउंट कहाँ है, बैंक में ही तो है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू कैश। अब पहला एस्पेक्ट क्या है, बैंक, और बैंक कहाँ है, DR में, तो DR में जाना है और ये केक का टुकड़ा यहाँ रख देना है। जी हाँ, मैं इसे केक का टुकड़ा बोलता हूँ, इसे यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है और यहाँ कैश लिखते ही अमाउंट बैंक में आएगा। वापस से ये जो कैश है अब उसकी CR लोकेशन पे जाओ और CR लोकेशन पे जाके बाय बैंक लिख देंगे। ठीक है, एक बार आ जाता है तो थोड़ा सा बोर करता है, लेकिन तब तक क्वेश्चन करिए, बार बार मैं कहता हूं, जब तक आप बोर ना होने लग जाएं। यहां पे 8,000 आ गया। ठीक है बेटा जी, चलिए नेक्स्ट, बॉट गुड्स, सामान खरीदा बाय चेक। अब तो आप समझ जाओगे, सामान खरीदते परचेज DR। हाँ, एक और बात देखो, आप, मैं भूल गया, ये एंट्री यहाँ आई, वो यहाँ नहीं आई, क्योंकि इसकी जो डुअल पोस्टिंग होती है, डुअल मतलब दोहरी, डबल, इसकी डबल पोस्टिंग हो गई पूरी। इधर भी पोस्ट हो गया, इधर भी पोस्ट हो गया, आमने सामने। आमने सामने के लिए बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। जैसे कपड़े होते हैं ना, ब्लैक के ऊपर वाइट पहनने वाले बोलते हैं कंट्रास्ट, तो वही कॉन्ट्रा वर्ड से बनता है। तो ये कैश बैंक। ओके, बॉट गुड्स, हमने सामान परचेज किया चेक देकर, परचेज अकाउंट DR टू बैंक। अब ये आपकी मर्जी कि आप पहले परचेज को हैंडल करते हो या बैंक को। मेरा पर्टिकुलर मानना होता है पहले DR को हैंडल करना चाहिए, फिर CR को। जैसे एंट्री बनी परचेज अकाउंट DR, तो पहले आप परचेज में जाओ और परचेज के DR में जाके आप टू बैंक लिख दो। ओके बेटा, परचेज के DR में जाके टू बैंक लिख दो। फिर आप बैंक में जाओ और वहां जाके आप लिख दो बाय परचेज। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हो, आपको पहले लगता है कि पहले मुझे कैश बुक बना लेनी चाहिए, तो पहले आप वहां पोस्ट कर दो, कोई आपको कहने वाला नहीं है। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रामा, हमें रामा से चेक मिला 200 रुपये का। और इसके बाद अब वही वाली प्रॉब्लम है कि हमें रामा से चेक मिला और हमने इसे बैंक में जमा कराया नहीं कराया। तो इसके बाद गुड सोल्ड की एंट्री लिखी है
और यहाँ देखो क्या लिखा है, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया कैश और चेक, और चेक की अमाउंट वही वाली है। अब आपको इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा कि मतलब मामला क्या है कि 4 तारीख को हमें रामा से चेक मिला और 7 तारीख को वो हमने बैंक में जमा कराया। तो 4 तारीख को चेक इन हैंड टू रामा, चेक इन हैंड टू रामा। ओके, तो अब इस एंट्री में चेक इन हैंड और रामा आया, तो 2 नए अकाउंट आए, दोनों आप ओपन कर लीजिए। चेक इन हैंड, उसमें जाके आप लिख दीजिए टू रामा, और फिर आप रामा का अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसमें जाके आप लिखिए बाय चेक इन हैंड, बाय चेक इन हैंड। ओके, ठीक है। एंड उसके बाद 5 तारीख को लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान बेचा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश टू सेल, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। यहाँ आपने 40 रुपये का सामान बेचा। फिर आपको सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाय कैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा कराया 30 रुपया कैश और 200 रुपये वाला चेक। तो बैंक में जमा कराने पे बैंक होगा डीआर, क्योंकि बैंक बैलेंस ऊपर आएगा तो बैंक होगा डीआर। एक तो हमने वहाँ कैश जमा कराया और एक हमने जमा कराया टू चेक इन हैंड, जो हमारे हाथ में चेक था वो। ठीक है बेटा, तो बैंक में टोटल 230 रुपये आएगा, इसमें कैश के अंदर 30 आएगा और चेक इन हैंड के सामने 200 रुपये आएगा। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं, बिल्कुल ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि बैंक और कैश आमने सामने आ गए ना। तो पहले बैंक में जाएंगे और डीआर में जाएंगे, तो डीआर में जाके लिखेंगे एक तो टू कैश और एक लिखेंगे टू चेक इन हैंड। इसलिए लेजर पोस्ट करना आना बहुत ज़रूरी है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एंट्रीज कर पाएंगे। पहले आप बैंक में गए, फिर आपको कैश में जाना है सीआर में, और सीआर में जाके लिख देना है बाय बैंक, और इधर बैंक लिखा तो अमाउंट आपको कैश में लिखना है। और एक एंट्री इसको पढ़ेंगे बैंक टू कैश, और इसे पढ़ा जाएगा बैंक टू चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड में सीआर में जाके बाय बैंक। ठीक है, लेजर से भी बहुत कुछ पता लग जाता है। जैसे लेजर से आपको पता लगेगा कि 4 तारीख को आपने चेक मिला था और 7 तारीख को आपने बैंक में जमा कराया था। तो बहुत आराम से कीजिएगा। अब मैं बहुत दम लगा के नहीं बता रहा, समझाना था जो समझा दिया। नेक्स्ट इज पेड टू श्याम बाय चेक, हमने श्याम को चेक दिया, बैंक बैलेंस नीचे, श्याम ऊपर, एंट्री बनती है श्याम टू बैंक, श्याम टू बैंक। ओके, और इसके अलावा श्याम टू बैंक, तो बैंक की सीआर पोजीशन अपने को यहां जाने के लिए बोलती है बाय श्याम 3 4 5। ठीक है, मैं एक बार इसको समराइज करूंगा, आप घबराइए नहीं। नेक्स्ट इज पेड कैरेज बाय चेक, कैरेज मतलब गाड़ी भाड़ा, चेक से दिया वो भी हमने, तो वापस चेक दिया ना, तो बैंक बैलेंस नीचे, ऊपर आएगा कैरेज, तो कैरेज टू बैंक, तो ये कैरेज टू बैंक। ठीक है, कैरेज टू बैंक 180 रुपया, और बैंक में आएगा बाय कैरेज, ओके 180 रुपये। नेक्स्ट इज ड्रू मतलब विड्रू ही है, विड्रू फ्रॉम बैंक कैश फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए पैसा निकाला, इसकी एंट्री होती है कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, और आपने 200 रुपये निकाला, और कैश टू बैंक उधर आएगा बाय कैश। इधर जब टू बैंक आता है तो इधर आता है बाय कैश, और अमाउंट लिखा जाएगा बैंक वाले कॉलम में, कैश बोल के कैश के कॉलम में मत लिखना। ठीक है, चलो लास्ट पेड वेजेस बाय चेक, तो इसका एंट्री बनने लगेगा वेजेस अकाउंट डीआर टू बैंक, वेजेस अकाउंट डीआर।
तो मैंने ये ओपन किया वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट के डीआर में टू बैंक, ठीक है। और बैंक में आएगा बाय वेजेस, बैंक में आएगा बाय वेजेस। तो काफ़ी सारे इसके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ, देखिएगा प्लीज़। बिजनेस स्टार्ट किया, एंट्री हुई कैश टू कैपिटल। तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश। और कहाँ इन्वॉल्व है? डीआर में, इसलिए कैश के डीआर में जाना है। बाकी कैपिटल में कैसे जाना है? वो अपोजिट साइड में जाना है। फिर हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू कैश। तो बैंक के डीआर में जाना है और कैश के सीआर में जाना है। गुड्स हमने परचेज किया, परचेज डीआर टू बैंक, तो बैंक की सीआर लोकेशन है। बस आप उस एंट्री को खुद पहचानो, रोक के बोला करो क्या लोकेशन है। हमें रामा से चेक मिला और मैं फिर कह रहा हूँ चेक हमारे हाथ में रह गया, तो एंट्री बनेगी चेक इन हैंड टू रामा। ये एंट्री केवल लेजर्स में जाएगी। नेक्स्ट, हमने बैंक में जमा कराया, क्या जमा कराया? कैश। और जो चेक था ना, यहाँ पर लिखा नहीं है रामास चेक, बट अंडरस्टूड है कि 200 वाला चेक है ना, तो ये रामा का ही चेक होगा। ये थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कहीं चेक आया नहीं था। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू कैश टू चेक इन हैंड। तो बैंक के लिए डीआर में जाएंगे और कैश के लिए सीआर में जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ ये हमारे फ्रेंड है, तो हमारे फ्रेंड जहाँ होंगे हम उनसे मिलने वहाँ जाएंगे। नेक्स्ट, शाम को चेक दिया, श्याम अकाउंट डीआर टू बैंक, बैंक का सीआर पोजीशन है। पेड कैरेज बाय चेक, कैरेज अकाउंट डीआर टू बैंक, बैंक का सीआर पोजीशन है। हमने बैंक से पैसे निकाले, तो कैश अकाउंट डीआर और बैंक नीचे, तो कैश का डीआर पोजीशन है, बैंक का सीआर पोजीशन है। और पेड वेजेस बाय चेक, वेजेस अकाउंट डीआर टू बैंक, वेजेस का डीआर पोजीशन है और बैंक का सीआर पोजीशन है। अब ये क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। वैसे ये समझो कैश बुक हो गया है और उसका लेजर पोस्ट भी हो गया है, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन और अभी बताना चाहता हूँ। आप सुनते रहिए, कंटिन्यू। देखो, मैंने इसके बाद बनाया ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस का जो अगला लेजर का जो अगला स्टेप होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। जैसे जो अकाउंट्स मेरे सामने आए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये कैपिटल आया, ये लिखा बेटा मैंने कैपिटल, कैपिटल में अमाउंट किस तरफ है? सीआर की तरफ। तो सीआर हो गया विनर, जिधर अमाउंट होगा वही तो विनर होगा। ये कौन है? परचेज। और अगर आप भूलने लगे हो ना विनर कौन है, किधर लिखेंगे, तो आप फिर लेजर वाला चैप्टर देख के आओ। अकाउंटेंसी में ये होता है, प्रैक्टिस छूट जाती है तो हम थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाते हैं। श्याम, तो चलाते रहिए, इन क्वेश्चनों को करते रहिए। श्याम की डीआर लोकेशन है। और उसके बाद है कैरेज, कैरेज की भी डीआर लोकेशन है। आप आराम से अपने अकाउंट्स को देखिए। चेक इन हैंड, चेक इन हैंड में इस तरफ अमाउंट है, इस तरफ अमाउंट है, 200 डीआर में 200 सीआर में, तो दोनों तरफ ये बराबर हो गया, ठीक है। ये है रामा, रामा की क्या पोजीशन है? सीआर पोजीशन है, ओके। ये कौन सा है? वेजेस, वेजेस की क्या लोकेशन है? डीआर लोकेशन है। और इसके अलावा क्या है? सेल्स, सेल्स की क्या लोकेशन है बेटा? सीआर लोकेशन है। अब ये अभी मैच नहीं होगा, अभी मैच नहीं होगा, आपको यहां से बैलेंस निकालना पड़ेगा। जैसे 20,240, 20,240 ये है डीआर में, और 8,030, 12,210। अब जो गैप बची ना बेटा वो है 12,210। आपकी डीआर की टोटल में से सीआर गया, ये 12,210 बचा। इसे बोला जाता है बैलेंस सीडी। ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये डीआर बैलेंस कहलाएगा। तो ये मैंने कैश लिखा और डीआर में लिखा, और इधर हो रहा है 8,230, और इधर 345, 525, 725, 785, 885, 935, 935, ठीक है।
150, 495, 595, 675, 875, 935। 10 में 5 गया, 12 में 3 गया, 11 में 9 गया, 7295। 7295। इसमें भी जो DI साइड है वो जीत गया, तो ये DI बैलेंस कहलाएगा। 7295 ये बैंक। अब हम ये टोटल देखते हैं। 12 और 7 19,000, 100, 400, 500, 700, 900, 95, 105, 165, 170, 210, 290, 340, 20,240, 20,240, 20,240। सो मैं क्या कहना चाह रहा था कि कैश बुक हमने सीखा, कैश बुक से हमने लेजर पोस्ट करना सीखा। और याद रखिए, कभी भी ये चेक करना हो कि लेजर ओके है या नहीं है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हम उसको चेक कर सकते हैं। और अभी हमारा ये दोनों साइड बराबर हो गया है, इसका मतलब हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सही किया है। चलिए, थैंक यू।